प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योति आचार्य, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। आज का जो हमारा अध्ययन का विषय है वो है परिवर्तन, अंतर्नियम में परिवर्तन की सीमाएं तथा प्रतिबंध, लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस ऑन अल्टरेशन। परिवर्तन की सीमाएं अथवा प्रतिबंध। तो ये विषय हम आरंभ करें इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम पहले पार्षद सीमा नियम, अंतर्नियम की विषय वस्तु के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। सीमा नियम में परिवर्तन की प्रक्रिया पढ़ चुके हैं और अंतर्नियमों की परिवर्तन की प्रक्रिया हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है अंतर्नियम में परिवर्तन जो किए जाते हैं उसकी क्या सीमाएं हैं या क्या प्रतिबंध हैं। अंतर्नियम जैसा कि एक समावेलन के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रलेख होता है और प्रत्येक कंपनी को अपने अंतर्नियमों में परिवर्तन की शक्ति प्राप्त है, किंतु इस शक्ति की कुछ सीमाएं भी हैं अथवा इस पर प्रतिबंध भी हैं। इन सीमाओं एवं प्रतिबंधों को दो वर्गों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है वैधानिक प्रतिबंध, स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस। कोई भी कंपनी कुछ वैधानिक प्रतिबंधों को ध्यान में रखकर ही अपने अंतर्नियमों में परिवर्तन कर सकती है। वो कौन से प्रतिबंध हैं? पहला है कंपनी अधिनियम के अधीन एवं अनुकूल हो। अंतर्नियमों में किया जाने वाला प्रत्येक परिवर्तन कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होना चाहिए। कोई भी परिवर्तन कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल या असंगत नहीं होना चाहिए। कोई भी परिवर्तन इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके भी नहीं किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, कोई भी परिवर्तन ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो कंपनी अधिनियम द्वारा वर्जित किसी कार्य को करने की अनुमति देता हो। उदाहरण के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कंपनी अधिनियम किसी भी कंपनी को अपने अंश डिस्काउंट पर निर्गमित करने की अनुमति नहीं देता है। ऐसे में किसी भी कंपनी को अपने अंतर्नियमों में परिवर्तन कर ऐसा कोई प्रावधान नहीं करना चाहिए जो कंपनी के अंशों को बट्टे पर निर्गमित करने का अधिकार देता है। अब जो दूसरा पॉइंट है या दूसरा प्रतिबंध है वो है सीमा नियम के अनुकूल होना चाहिए। अंतर्नियमों में किया जाने वाला प्रत्येक परिवर्तन सीमा नियमों की शर्तों के अधीन या अनुकूल होना चाहिए। अंतर्नियमों में परिवर्तन से सीमा नियम में दिए गए उद्देश्यों तथा कार्यक्षेत्र की सीमाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यदि कोई परिवर्तन सीमा नियम की शर्तों एवं सीमा नियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन करने वाला है तो वह परिवर्तन प्रभावी नहीं माना जाता है। कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कंपनी को सीमा नियम द्वारा वर्जित किसी कार्य को करने की अनुमति प्रदान करने वाला। नेक्स्ट है विशेष संकल्प द्वारा पारित। कोई भी कंपनी अपने अंतर्नियमों में परिवर्तन तभी कर सकती है जबकि कंपनी की साधारण सभा में इस हेतु विशेष संकल्प पारित कर दिया हो। अंतर्नियमों में विद्यमान मामूली त्रुटियों जैसे लिपिकीय त्रुटियों या टाइपिंग मिस्टेक्स में सुधार हेतु भी विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है। नेक्स्ट है अधिक कड़े प्रावधानों का पालन। अंतर्नियमों में के विनियमों में परिवर्तन हेतु अधिक कड़े नियमों का प्रावधान हो सकता है। ऐसे में उन विनियमों में परिवर्तन हेतु उन कड़े प्रावधानों के अनुरूप ही संकल्प पारित करना चाहिए, अन्यथा परिवर्तन प्रभावी नहीं होगा। नेक्स्ट है अधिकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन। कभी कभी अंतर्नियमों में कोई ऐसा परिवर्तन किया जाता है
जिसके कारण एक सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे में ऐसे संकल्प का अनुमोदन अधिकरण से कराना अनिवार्य हो जाता है, किंतु वर्तमान में अधिकरण संबंधी प्रावधान लागू नहीं है, अतः ऐसे संकल्प का अनुमोदन केंद्रीय सरकार से कराना होगा। नेक्स्ट है दायित्व वृद्धि नहीं। अंतर्नियमों में परिवर्तन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कंपनी के विद्यमान सदस्यों के दायित्व में वृद्धि करता हो। सीमित दायित्व वाली कंपनी के सदस्यों का दायित्व भी असीमित हो सकता है, जबकि उस कंपनी का असीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में पुनः पंजीयन करा लिया गया हो। नेक्स्ट है अधिकरण के आदेश के प्रतिकूल परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अधिकरण या केंद्रीय सरकार कंपनी में हो रहे अन्याय एवं कुप्रबंध को रोकने हेतु कंपनी को अपने अंतर्नियमों में परिवर्तन करने का आदेश या निर्देश दे सकता है। ऐसे में उस कंपनी को अधिकरण के निर्देशों के अनुरूप ही अपने अंतर्नियमों में परिवर्तन करना होता है। उसके बाद है पंजीयन। अंतर्नियमों में किया गया प्रत्येक परिवर्तन तभी प्रभावी होता है जबकि उसका रजिस्ट्रार द्वारा पंजीयन कर लिया गया हो, अतः परिवर्तन को प्रभावी बनाने हेतु नए अंतर्नियमों का पंजीयन कराना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है देश के कानून के प्रतिकूल नहीं हो। अंतर्नियमों में कोई भी ऐसा परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए जो देश के किसी भी कानून या विधान के प्रतिकूल हो। परिवर्तन किसी भी कानून के प्रावधानों को निष्फल करने वाला भी नहीं होना चाहिए। परिवर्तन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो कंपनी को किसी भी विधि विरुद्ध या अवैध कार्य को करने की अनुमति देता है। तो ये तो हमारा वैधानिक प्रतिबंध हो गया, अंतर्नियमों में परिवर्तन के लिए लगाए जाने वाले वैधानिक प्रतिबंध। अब बात आती है न्यायिक प्रतिबंधों की, जुडिशियल रेस्ट्रिक्शंस। अंतर्नियमों में किए जाने वाले परिवर्तन न्यायिक दृष्टि से भी उचित होने चाहिए। प्रमुख न्यायपूर्ण आधार कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पहला है परिवर्तन कंपनी के हित में होना चाहिए। अंतर्नियमों में किया जाने वाला प्रत्येक परिवर्तन सद्भावनापूर्ण तथा कंपनी के हित में भी होना चाहिए। व्यक्तिगत या किसी वर्ग विशेष के हित के लिए किया जाने वाला परिवर्तन व्यर्थ माना जाएगा। परिवर्तन से अल्पसंख्यक अंशधारियों के साथ कपट नहीं होना चाहिए। यदि अंतर्नियमों में किए जाने वाले परिवर्तन से अल्पसंख्यक अंशधारियों के साथ कपट हो रहा हो तो वह परिवर्तन व्यर्थ माना जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि परिवर्तन अल्पसंख्यकों के लिए न्याय संगत होना चाहिए, अन्यथा व्यर्थ होगा। नेक्स्ट है परिवर्तन से तीसरे पक्षकारों के साथ हुआ अनुबंध भंग न हो। अंतर्नियमों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कंपनी को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि वह तृतीय पक्षकार के साथ किए गए अनुबंध को ही भंग कर सके। यदि अंतर्नियमों में परिवर्तन के कारण किसी पक्षकार के साथ हुआ अनुबंध भंग होता है तो कंपनी उस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य होगी। लेकिन यह ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि किसी अनुबंध की सभी शर्तें अंतर्नियमों में ही दे रखी हैं और उन्हीं शर्तों के आधार पर तृतीय पक्षकार ने कंपनी के साथ अनुबंध किया है, तो इन शर्तों में परिवर्तन करने का कंपनी को अधिकार होता है, चाहे तृतीय पक्षकारों के साथ किया गया अनुबंध ही भंग क्यों न हो जाए। नेक्स्ट है परिवर्तन से किसी सदस्य का निष्कासन न हो। अंतर्नियमों में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो कंपनी के संचालक मंडल को किसी भी सदस्य को हटाने, निकालने का अधिकार देता हो। ऐसा कोई भी परिवर्तन प्रभावी नहीं हो सकता है।
नेक्स्ट है, सभी परिवर्तन भूतकालीन तिथि से प्रभावी नहीं हो सकते। अंतर्नियमों में किए गए परिवर्तन से सदस्य ठीक उसी तरह बाध्य होते हैं मानो ये परिवर्तित विनियम कंपनी के अंतर्नियमों में प्रारंभ से ही विद्यमान थे। लेकिन इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि सभी परिवर्तित अंतर्नियमों का प्रभाव भूतकालीन तिथि से हो जाएगा। किसी परिवर्तन को भूतकालीन तिथि से प्रभावी किंतु किसी परिवर्तन को भूतकालीन तिथि से प्रभावी बनाया जा सकता है और ऐसा कुछ ही दशाओं में हो सकता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ए ने कुछ अंशों के अंतरण का प्रलेख कंपनी को प्रस्तुत किया तथा वह प्रलेख कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार वैध था, किंतु उस अंतरण को इस आधार पर इनकार कर दिया गया कि उस पर लगे टिकटों यानी स्टाम्प्स को निरस्त नहीं किया गया था। ए उस प्रलेख को कंपनी के पास पुनः प्रस्तुत करता उससे पहले ही कंपनी ने अंतर्नियमों में परिवर्तन कर लिया जिसके अनुसार अंशों के अंतरण पर रोक लगा दी गई। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह परिवर्तन अंशों के अंतरण के विरुद्ध प्रभावी था। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, परिवर्तन पर रोक लगाने हेतु परिवर्तन नहीं। अंतर्नियमों में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है जो उनमें परिवर्तन करने के कंपनी के अधिकार पर रोक लगाता हो। इसी प्रकार कोई भी कंपनी किसी भी व्यक्ति से ऐसा अनुबंध भी नहीं कर सकती है कि वह अपने अंतर्नियमों में कभी कोई परिवर्तन नहीं करेगी। नेक्स्ट है, न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं। न्यायालय किसी भी कंपनी के अंतर्नियमों में कभी भी परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकता है। न्यायालय उनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि में सुधार भी नहीं कर सकता है, किंतु न्यायालय कंपनी को उसके अंतर्नियमों में परिवर्तन या सुधार का निर्देश अवश्य दे सकता है। तो ये तो हमारे हो गए अंतर्नियमों में परिवर्तन की सीमाएं तथा प्रतिबंध, जिसे 2 भागों में विभाजित करके हमने अध्ययन किया। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।